Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. जैसा कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट हमने पढ़ा था रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि जो कि एक एक्टिव मेथड होता है वाटर को एब्सॉर्ब करने का और उसको लाइक उसको मूव अपर साइड मूव करने का अगेंस्ट टू द ग्रेविटी। इसके बाद दूसरा एक लेकिन रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर जो क्रिएट होता है जो कि एक पॉजिटिव प्रेशर है, इसकी एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ लाइक ये केवल एक लिमिटेड पावर जो लिमिटेड हाइट के प्लांट्स होते हैं वहीं पे वाटर को सप्लाई कर सकता है, लेकिन जैसे कि जो 15 मीटर या फिर जो 20 मीटर की हाइट की जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे वाटर को सप्लाई नहीं कर सकता। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम नेक्स्ट थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, दैट्स इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ओके, लेकिन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी से पहले हमें ट्रांसपिरेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है, इसके लिए कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल है प्लांट सेल्स के अंदर। ओके, एंड सेकेंडली पॉइंट लाइक इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लाइक जो जो स्टोमेटा बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपिरेशन के लिए उसका लाइक ये डायनामिक प्रोसेस शो करते हैं, मतलब ओपन क्लोज होते हैं। ओके Okay, so transpiration, that is what is that transpiration? That is evaporation loss of the pure water by a plant. Okay, जब क्या होता है टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो that is a loss of the pure water. क्लियर? इट अकर मेनली थ्रू द स्टोमेटा। अगर सिंगुलर वर्ड करें तो स्टोमा कहते हैं एंड स्टोमेटा इज अ प्लूरल वर्ड। बिसाइड द लॉस ऑफ वाटर इन ट्रांसपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो टेक प्लेस इन द स्टोमेटा। देखिए क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा दे आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपिरेशन एज वेल एज द रेस्पिरेशन। दोनों ही इस होल के थ्रू किया जाता है। ठीक है, ये डायनामिक पोर होते हैं, मतलब अप एंड डाउन होते हैं, एंड इनके अप एंड डाउन मतलब इनके क्लोज और ओपन होने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म और बहुत सारे प्रोसेस, साइंटिफिकली प्रोसेस लाइक डिस्क्राइब किए गए हैं। Okay, so immediate cause of opening and closing of stomata is a change in the trajectory of guard cell. Exactly जो opening and closing of the stomata वो immediate जो होता है कि opening होते हैं, close होते हैं, open होते हैं, close होते हैं, that is immediate opening। it depend करती है guard cell की trajectory के ऊपर। Exactly क्या होता है कि stomata में basically pore होता है, ठीक है, stromal pore होता है, उसको चारों तरफ से कवर करती है guard cells। guard cells का मतलब होता है कि जब वो टर्जिड होती है तो टर्जिड होती है, जैसे मान के चलिए कि ये दिख रहा है आपको, छोटा-सा होल दिख रहा होगा, दैट इज़ अ स्टोमेटल पोर। जैसे ही और उसके चारों तरफ की जो सेल है, ये गार्ड सेल है, ठीक है? जैसे ही इनमें पानी भरता है लाइक बिकम अ टर्जिड, सो धीरे-धीरे स्टोमेटा पोर ओपन हो जाता है, क्लियर? और जैसे ही दोबारा से आप टर्जिडिटी को लूज़ कर देते हैं दोबारा से, वही आपका स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है, while a turgidity increases two guard cells flanking each stomatal aperture and the pore and thin outer wall bulge out and force the inner wall into the crescent shape। ठीक है, मतलब इसकी जो ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, ये जो होती है आपकी हो गई आउटर वॉल और ये हो गई आपकी इनर वॉल। तो आउटर वॉल जो होती है वो थिन शेप होती है और ये होती है थिक। और जैसे ही पानी इसके अंदर भरता है तो क्या होता है, आपकी जो आउटर वॉल है वो ब्लिंच मतलब बाहर की तरफ मूव होना स्टार्ट होती है और धीरे-धीरे जो इनर वॉल होती है वो क्रेसेंट शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लाइक दैट। देखिए इसे बोलते हैं क्रेसेंट शेप, मतलब इस तरीके से ये कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है? और ये बीच में स्टोमेटल पोर होता है जो ओपन हो जाता है, ठीक है? The inner wall of each guard cell towards the pore and stomatal aperture is thick is a non-elastic. The outer wall of guard cell is a thin and elastic, जो मैंने आपको बताया। They are subsidiary and accessory cell which cover the guard cell. Even there are few of subsidiary and accessory cells होती हैं जो कि guard cells को भी cover करती हैं। तो मतलब स्टोमेटल पोर हो गया, देखिए नीचे स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल एंड सबसिडियरी एंड एक्सेसरी सेल, इसको तीनों को मिला के हम बोलते हैं स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स। देखिए गार्ड सेल जो कि टर्जिडिटी के को मेंटेन करने के लिए आयन एक्सचेंज प्रोसेस एक रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो सब्सिडियरी और एक्सेसरी सेल्स के अंदर आयंस होते हैं। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो कि गार्ड सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होते हैं जो कि जैसे कि उनके अंदर टेंशन क्रिएट होता है वो ऑटोमेटिकली गार्ड सेल ओपन हो जाती है। जो गार्ड सेल की इनर वॉल होती है वो नॉन इलास्टिक होती है, जो कि नॉन इलास्टिक होती है, वो बाहर की तरफ लाइक इट डजंट बेंड आउटवर्ड ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ आउटर सेल स्टोमेटा ओपन। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि जो गार्ड सेल की जो आउटर वॉल होती है जो बाहर की तरफ बेंट होती है, उसी तरीके से अंदर की ओर बेंट नहीं होती है, ठीक है? वो बेंट नहीं होती क्योंकि वो थिक और इलास्टिक होती है। लाइक लुक हियर,
ठीक है, देखिए ये पोर सेल है, जैसे पोर ओपन, ये पोर ओपन हो जाता है, जैसे कि गार्ड सेल ये दिख रही है आपको, ये गार्ड सेल्स है, ये देखिए ये गार्ड सेल्स है। और ये जो आपको ये दिख रही है माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो कि गार्ड सेल को ओपन करने के लिए उसकी क्लोज एंड ओपनिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये उनको असिस्ट करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? एंड ये दैट इज a स्टोमेटल एपर्चर या स्टोमेटल पोर बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब कुछ थ्योरीज हैं जो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग से रिलेटेड है। देखिए ये थ्योरी का एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, लेकिन मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में इनसे कोई रिलेशन नहीं होता। बट दिस चैनल इज स्पेसिफिकली फॉर द मेडिकल एंट्रेंस प्रिपरेशन, सो दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा and the theory which are responsible, which explain to that opening of stomata also. So few of theories are here, like photosynthetic theory, permeability hypothesis, starch sugar hypothesis, and active potassium ion transport and hormone regulation theory. सभी थ्योरी ने कुछ ना कुछ अपना स्टेटमेंट दिया और कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेटमेंट इनका सही था, बट एग्जैक्टली वो अपने स्टेटमेंट को प्रॉपर वे से लाइक अपना डिक्टेट नहीं कर पाए थे, इसलिए बाद में फिर नए नए धीरे धीरे नए नए सपोर्टिंग और थ्योरी आने लगी। जैसे कि पहली थ्योरी है कि फोटोसिंथेटिक थ्योरी। क्या होता है कि गार्ड सेल जो होती है उसके अंदर कुछ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो उसके बेस पे ह्यूगो फॉन मॉल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बोला कि जो क्लोरोप्लास्ट सेल होती है, जो गार्ड सेल एक ऐसा एपिडर्म अकेला सेल है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू हिम वो क्या करता है कि वो सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ फूड बनाता है, दैट फूड इज योर स्टार्च, ओके, दैट इज अ स्टार्च। एंड स्टार्च जैसे बनता है लाइक जो सॉरी ऑस्मोटिकली शुगर बनाता है, ऑस्मोटिक नॉट स्टार्च सॉरी शुगर बनाता है, उसकी वजह से एंडोऑस्मोसिस होता है और गार्ड सेल के अंदर वाटर फिल होता है और गार्ड सेल्स बिकम टर्बिड एंड स्टोमेटल पोर बिकम ओपन। ठीक है, सो लेटर ऑन ही आइडेंटिफाइड दैट क्लोरोप्लास्ट, लेटर ऑन जब फर्दर साइंटिस्ट ने उसके ऊपर स्टडी की, देन दे आइडेंटिफाइड कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट तो होता है लेकिन वो इतना एक्टिव नहीं होता कि जो इतनी सारी शुगर बना दे और जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाए। सो दैट्स व्हाई इस थ्योरी को एक स्टार्टिंग थ्योरी थी, लेकिन इसको प्रॉपर वे से वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी आ गई आपकी, सॉरी राइट, परमेबिलिटी हाइपोथेसिस। इसको लिंस बॉर्ड ने दिया था एंड इसने थ्योरी को स्टार्ट किया, लेकिन सही थी कुछ कॉन्सेप्ट में थ्योरी, लेकिन प्रॉपर वे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उन्होंने बताया कि थोड़ा बहुत तो आइडिया उनको मिल ही गया था कि ऐसा कुछ शुगर बनती है, ये बात तो सही है कि शुगर बनती है, जिसकी वजह से ये बात तो कुछ हद तक मानी गई थी कि शुगर बनती है, शुगर बनने से एंडोस्मोसिस होता है जिसके से गार्ड सेल टर्जिट हो जाती हैं और स्टोमेटल पोर कॉम्प्लेक्स ओपन हो जाता है। बट कुछ पॉइंट्स में उस थ्योरी के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे थे, तो फिर फर्दर लिंसबॉर्न ने थोड़ा उसको फर्दर दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि गार्ड सेल की जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका वो इतनी एक्टिव नहीं होती, बट क्लोरोप्लास्ट तो है ना, तो वो क्या करता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 को फिक्स करता है, मतलब CO2 को फिक्स करने का मतलब है CO2 रिमूवल। और जब CO2 का रिमूवल हो जाता है एंड शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है तो पीएच ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाता है, क्योंकि अगर CO2 रहेगा वहां पे तो वाटर की प्रेजेंस में इट में फॉर्म है कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड बनने की वजह से पीएच कम हो जाती है। सो उसने बोला कि लाइक कि उसने ऐसा बोला है कि जब CO2 को रिमूव करता है तो उसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाती है और परमेबिलिटी चेंज होने की वजह से कुछ आयन कुछ अंदर की तरफ मूवमेंट होता है और गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है, ऐसा उसने बताया। ओके, अब लेकिन कौन सा सॉल्यूट अंदर एंट्री करता है वो नहीं बता पाए। फर्दर बाद में आइडेंटिफाई किया कि पोटेशियम आयन अंदर एंट्री करते हैं जो गार्ड सेल की टर्जिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे ये इसकी प्रॉब्लम आ गई थी। फिर बाद में आया स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस कि स्टार्च और शुगर के रिलेटेड एक हाइपोथेसिस दी गई थी। इस हाइपोथेसिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, एलियोट थ्योरी, पीएच थ्योरी एंड स्टोवर्ट थ्योरी। एलियोट थ्योरी बेसिकली कहते हैं कि ये स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड होती है। अकॉर्डिंग टू हिम गार्ड सेल पता है कि चलो शुगर इतना निर्माण नहीं कर सकती, इतना सिंथेसिस नहीं कर सकती, उसमें इतने क्लोरोप्लास्ट में कैपेसिटी नहीं होती। वी नो वेरी वेल, लाइक सही है स्टेटमेंट, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उसमें स्टार्च तो प्रेजेंट हो सकता है ना, और स्टार्च उसमें प्रेजेंट हो सकता है ना, तो स्टार्च क्या होता है कि डे टाइम में वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और शुगर जो कन्वर्ट होता है तो शुगर की देखिए स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है जिसकी कोई भी वो इनएक्टिव होता है, उसमें कोई भी लाइक एंडोस्मोसिस नहीं हो सकता है, लेकिन शुगर एक्टिव होता है तो उसकी प्रेजेंस होने की वजह से वाटर अंदर की तरफ मूव करता है।
से देखिए, स्टार्च यहाँ पे अगर ऐसा लिखता है कि स्टार्च ये दिन की तरफ कन्वर्ट, स्टार्च का जो कन्वर्जन है शुगर ये दिन में होता है, और शुगर जो स्टार्च का कन्वर्जन है वो नाइट के समय पे होता है। सो लाइक अगर दिन में होता है तो शुगर ऑस्मोटिकली एक्टिव हो जाता है, एंडोस्मोसिस होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और वैसे अगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है विच इज स्टोमेटिक ऑस्मोमेटिकली इनएक्टिव है, एक्सोस्मोसिस होगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। बट कौन से एंजाइम है जिसकी वजह से ऐसा होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये इसमें कमियां थी। फिर दूसरी थ्योरी है पीएच थ्योरी। उन्होंने बोला कि एंजाइम का तो उनको आइडिया नहीं था, उन्होंने पीएच के कॉन्सेप्ट बताया कि पीएच की वजह से शायद ये कुछ कन्वर्जन हो सकता होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब वो CO2 को रिमूव करते हैं तो पीएच कम हो जाती है, सॉरी पीएच बढ़ जाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रल पीएच के ऊपर स्टार्च का शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही रात का समय होता है तो CO2 रहती है, और कार्बोनिक एसिड बनने की वजह से, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और कार्बोनिक एसिड बनने की वजह से पीएच कम हो जाती है, और पीएच कम होने की वजह से दोबारा से स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाता है। तो लाइक दिस ही एक्सप्लेन लाइक दिस कि दिन के समय में पीएच 7 रहता है क्योंकि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रहता है, तो CO2 को रिमूव कर दिया जाता है तो शुगर में बन जाता है। लेकिन पीएच 5 देख, अब रात के समय पे अगर आप आए तो सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती, तो सनलाइट जब प्रेजेंट नहीं होगी तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, तो पीएच कम हो जाएगी एंड बिकम ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। लेकिन कौन सी शुगर बनती है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। ठीक है, फिर स्टुअर्ट आया, स्टुअर्ट ने काफी कुछ समझाने की कोशिश की। उसने बोला कि ग्लूकोज बनता है, उसे समझाने की कोशिश किया कि ग्लूकोज वो शुगर है कि ग्लूकोज की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से वाटर अंदर की तरफ एंट्री कर सकता है। लेकिन इसमें कमी थी, वो कमी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये वो स्टुअर्ट थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग उसने बताया कि कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, कैसे स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, वो उसने प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब वो कैसे एक्सप्लेन किया देखिए यहाँ पे। देखिए ये जैसे कि ये स्टार्च है और ये ग्लूकोज है, तो एग्जैक्टली मान के चलिए कि स्टार्च से ये स्टार्च है, अब स्टार्च के दिन के समय में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना है, तो कैसे होगा? स्टार्च से कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं, अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया है, जैसे मैंने पढ़ा दिया है फिर भी, ओके ग्लाइकोलाइसिस आगे एक थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस के कॉन्सेप्ट पे बेस है कि स्टार्च क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, तो सबसे पहले डाइसैकेराइड में टूटता है, एंड डाइसैकेराइड में टूटने के बाद में फिर वो डाइसैकेराइड में टूटा है, फिर वहां पे क्या होता है, डाइसैकेराइड के टूटने के बाद में इस तरीके से कन्वर्जन होता है, पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, फिर वहाँ पे ग्लूकोज लाइक डाइसैकेराइड बन गया, फिर डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। लेकिन इस कन्वर्जन में पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, फिर वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के बाद में उसमें फॉस्फेट का आइसोमेरिज्म होता है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, और फॉस्फेट निकल जाता है जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया? एंड फिर ऑस्मोमेटिकली एक्टिव होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। दैट इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लाइक अगर आप वही इन द एब्सेंस ऑफ लाइट देखें, सन के समय पे सन सेट के समय पे क्या होता है, उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कैसे? ग्लूकोज एटीपी को रिसीव करता है, ठीक है, मतलब फॉस्फेट रिसीव करता है, तो उल्टा प्रोसेस होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, और फॉस्फोफोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, जो कि ऑस्मोमेटिकली एक्टिव था, इनएक्टिव था, और उसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया है इसके अकॉर्डिंग कि कह रहे हैं कि जब ग्लूकोज से स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये लाइक स्टोमेटा आपके क्लोज हो रहे हैं, तो दैट इज एनर्जेटिक प्रोसेस, मतलब यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम की जाती है। वाइल इन द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, ग्लूकोज को स्टोमेटा जब ओपन हो रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि एनर्जी को रिलीज किया जाता है, तो यहाँ पे एनर्जी को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। तो कोशिश जब स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं तो एनर्जेटिक प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इस थ्योरी के अंदर कुछ कमियां आई थी। ठीक है, वो बेसिक कमी थी। अब उसके बाद में जो सबसे ज्यादा जो लेविट ने जो थ्योरी को प्रपोज किया था, दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट एंड एब्ससिस हार्मोन रेगुलेशन थ्योरी थी, जो कि लेविट ने उसको प्रपोज किया था। इसके अकॉर्डिंग उसने बताया कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट, उसने बताया कि फोटोसिंथेसिस होता है जिसकी वजह से CO2 रिमूव हो जाती है और pH 7 रह जाता है। CO2 रिमूव होने का मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि स्टार्च आपका मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग ऑफ द PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम में के थ्रू मैलिक एसिड में वो कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद में फर्दर मैलिक एसिड मेलेट आयन और H+ आयन में डिसोशिएट होता है। अब उसकी जो गार्ड सेल की सब्सिडरी आयन्स के अंदर पोटेशियम आयन होते हैं, तो हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन की में एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होने की वजह से पोटेशियम आयन सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल के अंदर आ जाते हैं, और हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स के अंदर चले जाते हैं। फिर बनता है मेलेट और K+ आयन बन जाता है, जिनकी जो ऑस्मोटिक जो लाइक कैपेबिलिटी होती है हाई होती है, जिसकी वजह से एंडोस्मोसिस होता है। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे था कि यहाँ पे क्या हुआ कि पहले आपका CO2 प्लस H2O, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बना, फिर उसके बाद फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ में ये रिएक्शन हुई, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज,
ठीक है, फिर ऑक्सोलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, फिर मैलिक एसिड हुआ। यहाँ पे देखिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब अगर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है तो इट मीन्स दैट स्टोमेटा ओपनिंग इज अ एनर्जेटिक प्रोसेस। क्लियर? फिर मैलिक एसिड बना जो कि फर्दर डिसोशिएट हो गया। फिर उसके बाद में K प्लस आयन के साथ में उसने एक्सचेंज किया और K प्लस मैलेट आयन बना विच इज मोर एक्टिव एंड जिसकी वजह से एंडोस्मोसिस होता है। अगर आपको याद है तो ये आपने C4 साइकिल ओके और कैम साइकिल में ये आपने कुछ बेसिक्स पढ़े होंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहाँ से है, ये सब साइकिल के अंदर ही बनता है। एक बार आपको फिर वो रिवाइज करना पड़ेगा। अब नाइट के समय में क्या होता है कि नाइट के समय में अब फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, तो CO2 रिमूव नहीं हो पाता, और जब CO2 रिमूव नहीं हो पाता तो CO2 अक्यूमुलेट हो जाता है गार्ड सेल्स के अंदर, पीएच डाउन हो जाती है। और पीएच डाउन होने की वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट जो एक्सचेंज था आयन का वो रुक जाता है, और दोबारा से K प्लस आयन सब्सिटरी सेल में चले जाते हैं और हाइड्रोजन दोबारा से अंदर आ जाता है, दोबारा से मैलिक एसिड बनता है, और मैलिक एसिड की जो ऑस्मोटिक कैपेबिलिटी और कम होती है, फिर फर्दर क्या होता है मैलिक एसिड स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, रिवर्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होने की वजह से पूरा प्रोसेस रुक जाता है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक है? देखिए ये था ट्रांसपिरेशन की। देखिए ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, ठीक है? देखिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि जो डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं उसके अंदर डोर्सीवेंट्रल होता है, ठीक है? एंड जिसके अंदर डोर्सीवेंट्रल जो लीफ होती है उसमें क्या होता है कि ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेटा लोअर सर लोअर सरफेस के अंदर जो स्टोमेटा का नंबर होता है वो हाई होता है, लेकिन जो मोनो जो कोट्स होते हैं उसके अंदर बाइलेटरल लीफ होती है जिसके ऊपर दोनों सरफेस के ऊपर इक्वल स्टोमेटा होते हैं। डोर्सीवेंट्रल का मतलब है लोअर सरफेस, और आइसो बाइलेटरल का मतलब है दोनों सरफेस के ऊपर इक्वल नंबर पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? देखिए स्टोमेटा बहुत सारे सॉरी जो ट्रांसपिरेशन होता है बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, लाइक टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। इसके अलावा अदर ट्रांसपिरेशन फैक्टर्स होते हैं जैसे कि नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट, ओके, परसेंट ऑफ ओपन स्टेटा, वाटर स्टेट ऑफ प्लांट, कैनोपी ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए एक्चुअली कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, दे आर एक्सटर्नल फैक्टर। लेकिन अगर आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, वाटर स्टेट ऑफ अ प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर, ये इंटरनल फैक्टर होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द कि स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, तो ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के बारे में कि कैसे एग्जैक्टली वाटर को लाइक पुल किया जाता है फ्रॉम द रूट टू द लीफ। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।